हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर राजस्थान एग्जाम्स। और हम यहाँ पे जो पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। हम राजस्थान के भूगोल पे चर्चा कर रहे थे और राजस्थान के भूगोल में कल हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की थी वो थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने कल दो चीज़ों का अध्ययन किया था हमने। प्रमुख भौतिक भाग और उनके प्रमुख भौतिक उपभाग। तो हमने देखा था राजस्थान को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है और फिर उनके अलग अलग उपभाग हैं। आज हम एक एक उपभाग को विस्तार से देखेंगे कि किस उपभाग की, किस भाग की, भौतिक भाग की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहला भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को सबसे पहले हम नक्शे के हिसाब से देखें तो ये है राजस्थान का नक्शा। और पश्चिमी मरुस्थल की जो अवस्थिति है वो ये है, ठीक है। तो पश्चिमी मरुस्थल को देखते हैं। सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थल में हम देखेंगे, जिस पॉइंट पर विचार करेंगे वो है पश्चिमी मरुस्थल की अवस्थिति, यानी कि पश्चिमी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है अरावली पर्वतमाला। तो पश्चिमी मरुस्थल की अवस्थिति अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी दिशा में स्थित है, ठीक है। दूसरा, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये उत्तर दिशा होती है हमेशा ऊपर, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व और ये पश्चिम, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अगर हम देखें इस तरीके से 2 भागों में बांट के देखें तो इसका जो अधिकांश विस्तार है वो इस इलाके में नजर आता है हमें। और ये भाग है आपका पश्चिम उत्तर, ठीक। तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में कहाँ पे इसका विस्तार है? राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में इसका विस्तार है। अक्षांश के हिसाब से देखें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक उत्तरी अक्षांश देखें तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश लेके 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में इसका विस्तार है। और देशांतरी विस्तार इसका देखें तो 69 डिग्री 30 अंश से लेकर ये यहाँ तक 75 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर के मध्य में इसका विस्तार है। ये इसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हो गया। इसकी ये जो इसकी पूर्वी सीमा है, इस प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है ये इसकी पूर्वी सीमा है और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की ये है पश्चिमी सीमा। तो पश्चिमी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी, ठीक है। पश्चिमी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जबकि इसकी पूरी जो पूर्वी सीमा है वो अरावली पर्वतमाला से लगी हुई है। इसकी पूर्वी सीमा अरावली पर्वतमाला से लगी हुई है। साथ ही साथ में ये जो पूर्वी सीमा है, इस पूर्वी सीमा की जो वर्षा है जिसको हम समवर्षा रेखा कहते हैं, ये जो समवर्षा रेखा है वो है 40 सेंटीमीटर। अर्थात ये अरावली पर्वतमाला से 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा ये पृथक होती है, ठीक। यहाँ पर ये हम कहें कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतमाला है उसके मध्य में कौन सी समवर्षा रेखा है? तो वो है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली पर्वतमाला को पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से पृथक करती है। इस वाले भाग को हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं।
थार का मरुस्थल, इस वाले भाग को हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। और पाकिस्तान में इसका जो भाग है इधर, इसको हम कहते हैं थार पारकर। पाकिस्तान वाले मरुस्थल को हम थार पारकर कहते हैं, जबकि राजस्थान में या भारत में जो मरुस्थल पाया जाता है उसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं। तो ये है इसकी अवस्थिति। अवस्थिति के बारे में अभी हमने पढ़ा। तो अवस्थिति में पहला पॉइंट अरावली के पश्चिम में स्थित है, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अक्षांश के हिसाब से देखें तो इसका अक्षांश है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में। साथ ही साथ में इसका जो देशांतरी विस्तार है वो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। इसकी जो पूर्वी सीमा है वो पूर्वी सीमा अभी हमने देखी थी, जो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा, समवर्षा रेखा है जो इसे अरावली पर्वतमाला से पृथक करती है। इसे थार का मरुस्थल कहते हैं इस वाले भूभाग को। और पाकिस्तान में इसका जो हिस्सा है उसको हम थार पारकर मरुस्थल कहते हैं। अब हमारे सामने दूसरा पॉइंट है कि ये जो मरुस्थली भाग है, जो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश है, उस पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश का उद्भव किस प्रकार से हुआ था या उसका निर्माण कैसे हुआ था। दूसरा पॉइंट हमारे सामने। सबसे पहले तो हमने उसकी अवस्थिति देखी, कहाँ पे स्थित है। दूसरा पॉइंट है कि इस मरुस्थली प्रदेश का उद्भव कहाँ से हुआ, उसका निर्माण कहाँ से हुआ। ठीक, तो उसके निर्माण के संबंध में विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित हैं। मरुस्थल के निर्माण से संबंधित विभिन्न मत प्रचलित हैं। ठीक है, तो विभिन्न मत कौन कौन से हैं उनको हम जानेंगे, जिसमें सबसे पहला जो मत है, सबसे पहला मत ये है कि कुछ विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि आज जहाँ पर मरुस्थल है वहाँ पूर्व में उपजाऊ वन आच्छादित आर्द्र प्रदेश था, जो कालांतर में भूगर्भिक परिवर्तनों से शुष्क मरुभूमि में परिवर्तित हो गया। यानी कहने का मतलब ये है, कुछ विद्वान ये हैं, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जहाँ पर आज हमें पश्चिमी मरुस्थल देखने को मिलता है वहाँ पे पहले हरा भरा एक वन आच्छादित प्रदेश हुआ करता था और वहाँ की जो जलवायु थी वो आर्द्र जलवायु थी। ठीक, लेकिन जो भूगर्भीय हलचलें हुई उनके पश्चात में ये जो प्रदेश है वो शुष्क मरुभूमि में परिवर्तित हो गया। इसके बाद में दूसरा जो प्रमुख मत है, जो सबसे सर्वमान्य मत माना जाता है, दूसरा मत वो ये है कि भूगर्भीय प्रमाण स्पष्ट दर्शाते हैं कि परमो कार्बोनिफेरस काल में, सबसे पहले काल का नाम है परमो कार्बोनिफेरस काल में पश्चिमी राजस्थान पर, जो पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीय हिस्सा है वहाँ पर विस्तृत समुद्र था। ठीक है, यानी कि विस्तृत समुद्र था, सब आपने सबने पढ़ा होगा। वहाँ पे 33 महासागर पहले पाया जाता था और भूगर्भीय जो प्रमाण हैं वहाँ पे जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो खोजें की गई हैं भूगर्भ से संबंधित, उनमें यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ है कि यहाँ पे पहले समुद्र हुआ करता था। इसके बाद में परमो कार्बोनिफेरस काल के बाद में जो ज्यूरेसिक काल आता है, उसके बाद में क्रिटेशियस काल आता है, वहाँ तक वो समुद्र है पीछे हटने लगा था। धीरे धीरे वो जो समुद्र है वो पीछे हटने लगा था और इयोशीन काल तक आते आते वह जो समुद्र वाला हिस्सा है वो बिल्कुल पीछे चला जाता है। ठीक है, समुद्र का जो हिस्सा है धीरे धीरे समुद्र खिसकने लगा और इयोशीन काल तक आते आते वह समुद्र का हिस्सा पूरी तरह से पीछे खिसक जाता है। इसके बाद में इयोशीन काल के बाद में एक काल आता है प्लीस्टोसीन काल। प्लीस्टोसीन काल में मनुष्यों का प्रादुर्भाव इस क्षेत्र पर हो जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ें, परमो कार्बोनिफेरस काल में यहाँ पे समुद्र पूर्णतया था, उसके बाद में धीरे धीरे खिसकना शुरू होता है। ज्यूरेसिक काल में थोड़ा खिसकता है, उसके बाद में क्रिटेशियस काल में थोड़ा खिसकता है, इयोशीन काल में लगभग खिसक जाता है। प्लीस्टोसीन काल में वहाँ पर मनुष्यों का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर मानवीय दशाएं यानी मानवीय क्रियाकलाप वहाँ पे बढ़ जाते हैं। मनुष्य का प्रादुर्भाव होगा तो मानवीय क्रियाकलाप वहाँ पे बढ़ेंगे और बाद में, क्योंकि यहाँ पे पहले समुद्र था तो वहाँ पर जो भूमि थी वो लवणीय भूमि तो थी, साथ ही साथ जब मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ तो मनुष्य ने भी इस क्षेत्र को मरुस्थलीय क्षेत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसको हम आगे देखेंगे कि मनुष्य ने किस प्रकार से उस क्षेत्र को मरुभूमि बनाने में भूमिका निभाई है। लेकिन अभी तक हम ये समझते हैं कि यहाँ पे पहले समुद्र था। परमो कार्बोनिफेरस काल में यहाँ पर समुद्र हुआ करता था और धीरे धीरे वो समुद्र पीछे खिसकने लगा। ठीक है, इसके बाद में फिर और आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व लगभग 4000
ईसा पूर्व 4000 से लेकर लगभग 1000 वर्ष के मध्य इस क्षेत्र में पूर्ण मरुस्थलीय दशाओं का विकास हो गया। ठीक है, तो प्लेस्टोसीन काल में मानव का उद्भव हुआ। इसके बाद में हम ईसा पूर्व 4000 से लेके और 1000 ईस्वी तक आते आते ये जो क्षेत्र है पूरा हमारा पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान का, वह पूर्ण रूप से मरुस्थल का क्षेत्र बन गया। ठीक है, तो पूर्ण रूप से मरुस्थल का क्षेत्र बन जाता है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे हमें समुद्र मिलता है प्रमुख कार्बोनिफेरस काल में। उसके बाद में जूरेसिक, क्रेटेशियस और एओसीन काल में समुद्र धीरे धीरे पीछे खिसकता है। प्लेस्टोसीन काल में यहाँ पे मानव की उत्पत्ति हो जाती है। मानव ने भी यहाँ पर अपने क्रियाकलापों के माध्यम से, जैसे पशुचारण के माध्यम से और भी विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से इस क्षेत्र को मरुस्थलीय क्षेत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद में 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य तक यह क्षेत्र है बिल्कुल रूप से मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। और इसके हमें प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। यहाँ विद्यमान खारे पानी की झीलों को, यानी इस क्षेत्र में जो खारे पानी की झीलें हैं उनको समुद्रों का अवशेष माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो खारे पानी की, जैसे सांबर झील है, ठीक है, डीडवाना झील है, ये सारी झीलें हैं जो नमक की झीलें हैं, यानी खारे पानी की झीलें हैं। इनको ऐसा माना जाता है कि ये 33 महासागर के अवशेष हैं। ठीक है, इसके बाद में एक अन्य विचार आता है। तो पहला विचार हमने देखा था कि कुछ विद्वान ये मान रहे थे कि यहाँ पे पहले हरा भरा प्रदेश हुआ करता था और यहाँ की जो जलवायु भी आर्द्र हुआ करती थी, लेकिन भूगर्भीय हलचलें हुई, उसके बाद वो क्षेत्र मरुभूमि में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा विचार हमने देखा कि यहाँ पे पहले समुद्र था और समुद्र धीरे धीरे पीछे खिसका, मनुष्यों का उद्भव हुआ और मनुष्यों के क्रियाकलापों के माध्यम से ये क्षेत्र है धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित होता गया और धीरे धीरे ईसा पूर्व 4000 से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य तक पूर्ण रूप से ये मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा एक विचार ये आता है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बालू अधिक मात्रा में पाई जाती है। तीसरा जो मुख्य विचार है वो ये है कि यहाँ पर जो क्षेत्र है वो बालू का क्षेत्र है। तो सवाल उठता है कि ये बालू यहाँ पर इतनी आई कहाँ से। ठीक है, इस बालू के द्वारा ही ये मरुस्थल का निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी कि वास्तव में थार का मरुस्थल बालू का विशाल क्षेत्र है। एक अन्य विचार के अनुसार निरंतर हवाओं के साथ होने वाला बालू प्रवाह भी इसका कारण माना जाता है। ठीक है, वास्तव में थार का मरुस्थल बालू का विशाल क्षेत्र है। यहाँ बालू के उद्भव एवं विस्तार के निम्न कारण है। अब यहाँ पर हमारे सामने सवाल आता है कि बालू का क्षेत्र हम समझिएगा, यहाँ इस क्षेत्र में बालू बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ पर बालू बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। लेकिन ये बालू यहाँ इतनी मात्रा में आई कैसे, इस बालू का उद्भव हुआ कैसे? तो इस बालू के उद्भव होने के निम्न कारण बताए जाते हैं। पहला कारण ये है कि इस क्षेत्र में पहले चट्टानें हुआ करती थी, जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि जो सीमावर्ती इलाका है, जो बाड़मेर का इलाका है, कुछ जोधपुर वाला इलाका है, वहाँ पर चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि चट्टानों के निरंतर अपक्षरण के फलस्वरूप बालू का उद्भव हुआ। ठीक है, वो बताते हैं, जो विद्वान इस मत का देते हैं कि बालू के माध्यम से यहाँ पर रेगिस्तान का विस्तार हुआ है, वो कहते हैं कि बालू का उद्भव कैसे हुआ। बालू का उद्भव हुआ कि यहाँ पर चट्टान हुआ करती थी और चट्टानों का हुआ अपक्षरण। अपक्षरण यानी कि चट्टानें टूट फूट गई। ठीक है, धीरे धीरे वर्षा के माध्यम से, वायु के माध्यम से उनका अपक्षय और अपरदन हुआ। यह क्रिया हजारों वर्षों तक अनवरत चल रही है, वर्तमान में भी चल रही है। वो कहते हैं कि यह क्रिया वर्तमान में भी आज भी जारी है। ठीक है, जिसके कारण से मरुस्थल का विस्तार आज भी जारी है। दूसरा बिंदु यह बताते हैं कि वायु द्वारा उड़ाकर लाना, यानी कि ये जो बालू है, यहाँ पे जो बालू पाई जाती है वो वायु के द्वारा उड़ाकर लाई गई है अन्य जगहों से, अर्थात वायु स्रोत, वो इसको वायु स्रोत मानते हैं। इसका एक प्रमुख कारण है, वो कहते हैं कि वायु द्वारा उड़ाकर लाना, यानी कि यहाँ पर जो बालू पाई जाती है वह बालू वायु के द्वारा उड़ाकर लाई गई है इस जगह पे। ये एक प्रमुख कारण है यहाँ के मरुस्थल का। वो कहते हैं कि किस प्रकार से लाई गई, वो कहते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं विशेषतः कच्छ के रन से विशाल मात्रा में बालू उड़ाकर लाती हैं। यानी कि हमारा राजस्थान इस तरह से राजस्थान है हमारा। ठीक है, और भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत की स्थिति ये यहाँ पर ये गुजरात है। तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो यहाँ से इस तरीके से आती हैं। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे ये जो कच्छ का रन है, जब ये हवाएं यहाँ से गुजरती हैं तो कच्छ के रन से ये बालू के कण ले जाती हैं और इस इलाके में गिरा देती हैं। वायु के कण ले जाती हैं और इस इलाके में गिरा देती हैं।
ये वायु धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठी हुई और मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास हो गया, विस्तार हो गया। इस तरफ को देते हैं वो कि वायु के द्वारा यहाँ पर जो है ये मिट्टी लाई गई है। चौथा एक विचार इसके संबंध में ये है कि मरुस्थल का विस्तार यहाँ पे क्यों हुआ। उसके संबंध में चौथा विचार ये है कि राजस्थान के मरुस्थल के संबंध में यह सत्य है कि यहाँ पहले सरस्वती नदी का प्रवाह था। इसके तट पर अनेक अधिवास थे, यानी कि जो प्राचीन मानव था जो इसके तटों पर रहता था सरस्वती नदी के पे। यह क्षेत्र वनस्पति से युक्त था। कालांतर में वर्षा की कमी हुई, गर्मी एवं शुष्कता में वृद्धि हुई। अनेक प्राकृतिक कारणों से यह क्षेत्र मरुभूमि में परिवर्तित हो गया। कहने का अर्थ है, कुछ विद्वान कहते हैं कि इस क्षेत्र में पहले सरस्वती नदी बहती थी, ठीक है, और उसके किनारे पर ऐसी खोजें भी हुई हैं और सरस्वती नदी का यहाँ पर पता भी लगाया गया है। और यहाँ पर अनेक प्रकार के अधिवास थे, यानी कि प्राचीन जो मानव था, सिंधु घाटी सभ्यता जो हम देखते हैं, तो एक सरस्वती सभ्यता भी है उसके अंतर्गत। उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर मानव भी रहता था और वो सरस्वती नदी के किनारों पर रहता था, वहाँ पर उसके अधिवास बने हुए रहते थे। और ये क्षेत्र उस समय में वनस्पति से युक्त था, लेकिन धीरे धीरे भूगर्भीय हलचलें हुई। भूगर्भीय हलचल हुई, मौसम में परिवर्तन हुआ, वर्षा में कमी हुई, जिसके कारण गर्मी बढ़ गई, शुष्कता बढ़ गई, बाष्पोत्सर्जन बढ़ गया। ऐसे अनेक प्राकृतिक कारण हो गए जिनके कारण से यहाँ पर मरुभूमि बन गई। ये जो क्षेत्र है मरुभूमि में परिवर्तित हो गया। उसके बाद में सरस्वती नदी सूखती गई और इसके साथ ही तटवर्ती अधिवास भी उजड़ते गए। विद्वानों के अनुसार वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले से गुजरने वाले घग्गर का तल वास्तव में सरस्वती नदी का अवशेष है। इसके साथ में वो तर्क देते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसका हमारे पास में प्रमाण भी है। जो वर्तमान में घग्गर नदी है, घग्गर नदी का जो तल है वो घग्गर नदी सरस्वती नदी का ही एक अवशेष है। तो अब तक हमने 4 मत पढ़े इसके बारे में कि मरुस्थल का विस्तार क्यों हुआ। इसके बारे में हमने 4 मत पढ़े कि मरुस्थल का जो विस्तार है या मरुस्थल का निर्माण क्यों हुआ। इसमें 5वां पॉइंट आता है कि मरुस्थलीय विकास का जो कारण है वो उसका एक प्रमुख कारण मानवीय कारक भी रहा है, यानी कि मानव भी एक उत्तरदायी कारण रहा है इस मरुस्थल के विकास का। मानव ने क्या किया जिसके कारण मरुस्थल का विकास हुआ? मानव ने यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति को काटा, अनियंत्रित पशुचारण हुआ। तो इस वनस्पति के काटने से और अनियंत्रित पशुचारण से मरुस्थल का विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में बताते हैं कि वनस्पति अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी को संगठित रखती है, ठीक है। जैसे ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है और ये यहाँ पे इसके साथ में मिट्टी लगी हुई है, इसकी जड़ें, तो जड़ों के माध्यम से ये अपनी इसके आसपास पाई जाने वाली मिट्टी को ये संगठित रखती है, यानी बांध के रखती है, ठीक है, पहली चीज़। और जैसे जैसे वनस्पति कटती जाती है मृदा असंगठित हो रेत में बदल जाती है। और जब इस पेड़ को काट दिया जाता है, मान लो ये पेड़ हमने काट दिया, ठीक है, अब ये पेड़ कट गया, तो पेड़ के कटने के बाद में यहाँ पर ये जो जड़ें सूख जाएंगी और मिट्टी जो है ढीली पड़ती जाएगी। असंगठित का मतलब है धीरे धीरे वो ढीली होती जाती है, टूटती जाती है और बहुत छोटे छोटे कणों में बदल जाती है और बदलने के बाद में हवा के साथ उड़ने लगती है। इसी प्रकार अनियंत्रित पशुचारण से अर्थात पशुओं के खुरों से मिट्टी कटती जाती है और निरंतर यह प्रक्रिया चलने से मिट्टी रेत में बदल जाती है। तो ये एक प्रमुख कारण उन्होंने बताया कि मानवीय कारणों में उन्होंने बताया कि अनियंत्रित पशुचारण बताया और जो वनस्पति है उसकी कटाई, जिसके कारण से ये जो क्षेत्र है मरुभूमि में परिवर्तित हो गया। और इसके वो साक्ष्य देते हैं कि वर्तमान में भी अगर आप देखोगे तो इस प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय रहा है पशुचारण, ठीक है, उद्यम का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। और वर्तमान में भी पशुचारण जो है वो कहते हैं कि आज भी ये जो है पशुचारण शुष्क प्रदेशों का प्रमुख उद्यम है। यह मरुस्थलीकरण का एक प्रमुख कारण है। तो इस तरीके से मरुस्थल के हमने 5 कारण जाने, ठीक है। ये मरुस्थल के कुछ 5 कारण थे, जिसमें पहला कारण कि ये यहाँ पर पहले वनाच्छादित प्रदेश था, वो ये उष्ण भूमि थी। दूसरा कारण हमने देखा कि यहाँ पर पहले समुद्र हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद में तीसरा कारण हमने देखा कि वायु के द्वारा लाई गई जो मिट्टी थी उसके द्वारा मरुस्थल का विस्तार हुआ। चौथा हमने देखा कि यहाँ पे पहले सरस्वती नदी पाई जाती थी
और यहाँ पे तापमान बढ़ा तो तापमान बढ़ने से सरस्वती नदी सूख गई, गर्मी बढ़ गई, शुष्कता बढ़ गई, और अनेक प्राकृतिक कारणों से, इसी प्रकार के प्राकृतिक कारणों से ये क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। पांचवा कारण हमने मनुष्य से संबंधित कहा कि मानवीय कारकों के द्वारा भी मरुस्थल का विस्तार हो जाता है। इसके बाद में हम पश्चिमी, जो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसका तीसरा बिंदु लेंगे हम, प्राकृतिक स्वरूप। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो प्राकृतिक स्वरूप कैसा है उसके बारे में जानेंगे। और प्राकृतिक स्वरूप में सबसे पहला पॉइंट है क्षेत्रफल। तो राजस्थान का क्षेत्रफल जैसा कि हम जानते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है। प्रतिशत में देखें, अगर हम राजस्थान के प्रतिशत को अगर हम 100% मान के चलते हैं तो 100% का 61.11% भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के द्वारा घेरा हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल इस प्रकार से, जो पश्चिमी मरुस्थल है उसकी जो लंबाई है वो लगभग 640 किलोमीटर लंबा है, और उसकी जो चौड़ाई है लगभग 300 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है 640 किलोमीटर तकरीबन लंबा है, अनुमानता है, और लगभग 300 किलोमीटर ये चौड़ा है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है इसमें, प्राकृतिक स्वरूप में दूसरा पॉइंट है अपने पास में जलवायु। इस प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जलवायु की दृष्टि से यह प्रदेश उष्ण मरुस्थलीय जलवायु वाला है। कैसा है? यहाँ पर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो विश्व है, और यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये जो प्रदेश होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। उष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हमेशा सीधी रहती हैं, ये उष्ण कटिबंध वाला प्रदेश है। और जो राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है, राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में आता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है 23.5 डिग्री पे बसे हुए हैं। तो इसका प्रभाव राजस्थान पर प्रमुखता से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो इसका प्रभाव इस क्षेत्र पर देखा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय में आता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे मरुस्थलीय जलवायु है, तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु इसको कहा जाता है। तापमान की बात करें तो ग्रीष्म काल में यहाँ पे जो उच्चतम तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और शीतकाल में निम्नतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक और उससे नीचे भी कई बार देखा जाता है। दैनिक तापांतर अधिक होने के कारण यहाँ की जो रेतीली भूमि है वो शीघ्रता से गर्म और शीघ्रता से ठंडी हो जाती है। ये आपका जलवायु वाला फैक्टर होता है, यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थलीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे वर्षा। वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? तो वर्षा के मामले में यहाँ पे 0 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर यहाँ की वर्षा है। 0 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर वर्षा भी हम देखते हैं, क्योंकि देखो ये जो प्रदेश है, ये अरावली पर्वतमाला से ये जो समवर्षा रेखा है वो है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से अलग होता है। और अरावली प्रदेश से सटी हुई एक समवर्षा रेखा और है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो इसलिए हम कह देते हैं ये 0 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर या 0 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर वर्षा भी इतनी ही पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट, जुलाई से सितंबर तक के महीने आर्द्र। यहाँ पे इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आर्द्रता पाई जाती है, वो पाई जाती है जुलाई से लेकर सितंबर तक के महीनों में, अर्थात इन्हीं महीनों पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जबकि सापेक्षिक आर्द्रता 55% से 70% तक रहती है। मई जून में यह मात्र 30% रह जाती है, यानी मई जून के महीने में यहाँ पर वर्षा कम होती है। जुलाई सितंबर के महीने यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। मई जून के महीने में यहाँ पे आर्द्रता कम पाई जाती है, जुलाई सितंबर के महीने में यहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा पाई जाती है। ग्रीष्म काल में धूल भरी आंधियाँ चलना यहाँ सामान्य है। यहाँ वर्षा जुलाई सितंबर के मध्य होती है। ठीक,
शीतकाल में पश्चिमी चक्रवातों से यहाँ कुछ वर्षा हो जाती है, यानी कि पश्चिमी चक्रवात जो होते हैं वहाँ उनके द्वारा यहाँ पे कुछ वर्षा होती है, जिसे हम कहते हैं मावट। यानी कि यहाँ पे जो मावट की वर्षा होती है वो सर्दियों में होती है, शीतकाल में होती है। वो किसके द्वारा होती है? वो पश्चिमी चक्रवातों के माध्यम से यहाँ पर वर्षा होती है। इसके बाद में हमारे पास अगला पॉइंट है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को लेकर, वो है वनस्पति। यहाँ की जो वनस्पति है वो मरुद्विद प्रकार की है, ठीक है। मरुद्विद प्रकार की कांटेदार वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार की जो वनस्पति होती है उसकी विशेषता होती है, यह विशेषता ये होती है कि ये कम वर्षा इसको चाहिए होती है और ये उच्च तापमान को भी सहन करने वाली वनस्पति होती है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार की जो वनस्पति होती है वो ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर वर्षा कम हो, तापमान उच्च हो। तो ये इस तरीके के तापमान को और वर्षा को वर्षा में अपना अस्तित्व बनाए रखने में समर्थ होती है। यहाँ छोटे पौधे, कटीली झाड़ियों के अतिरिक्त बबूल, खेजड़ी, कीकर, नागफनी आदि पाई जाती है। और यहाँ पाई जाने वाली घासों में प्रमुख घास सेवण और त्रोडेगम, एक त्रोडेगम घास भी यहाँ पर पाई जाती है और शेवड़ घास भी यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा मृदा रेतीली या बलुई मिट्टी यहाँ पर प्रमुखता से पाई जाती है। इस प्रदेश की मृदा वायुड़ प्रकार की है, जिसका निर्माण वायु एवं अन्य अपरदन एवं अपक्षय से हुआ है। यानी कि वायु के द्वारा लाई गई ये मृदा है, साथ ही साथ में अपक्षय और अपरदन के द्वारा बनी हुई मृदा है तथा हवाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दी गई मृदा है, इसलिए इसको वायुड़ प्रकार की मृदा कहते हैं। इसमें समुद्री प्रदेशों से उड़ाकर लाई गई मृदा भी सम्मिलित है। इसके अलावा घग्गर प्रदेश, जो इस क्षेत्र में पड़ने वाला जो घग्गर प्रदेश है, जिसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अभी, उस घग्गर प्रदेश में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और लूनी बेसिन जो इसका एक हिस्सा है वहाँ पे भी जलोढ़ मृदा पाई, यानी कि ये जो प्रदेश है बहुत बड़ा प्रदेश है, इसके बहुत सारे हिस्से में वायुड़ मृदा पाई जाती है, यानी कि रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। और इसके घग्गर वाले प्रदेश में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, लूनी बेसिन वाले प्रदेश में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ की जो मृदा है, यहाँ की मृदा है क्योंकि ये बलुई मिट्टी है, इस बलुई मिट्टी की विशेषता होती है कि इसमें जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, साथ ही साथ में इसमें लवणता अधिक होती है। इस वाली मिट्टी में लवणता अधिक पाई जाती है और जैविक पदार्थों की कमी होती है। गंगानगर क्षेत्र में कांप मिट्टी पाई जाती है, जबकि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर में लवड़ी मृदा अधिकता से पाई जाती है, प्रधानता से पाई जाती है। अगला जो हमारा पॉइंट है नंबर 4, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, वो है यहाँ का आर्थिक प्रारूप, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है, उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में फसलें किस प्रकार की हैं, ठीक। फसलें कौन कौन सी होती हैं यहाँ पर, इसके आर्थिक प्रारूप का पहला पॉइंट है फसल। तो फसलों में पहला पॉइंट है कि जहाँ जहाँ वर्षा हो जाती है वहाँ बाजरा, चना, मोठ, मूंग आदि फसल हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में यहाँ नहरों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसी के परिणाम स्वरूप गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले राज्य के अग्रणी कृषि उत्पादक जिले बन गए हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा इलाका, इस क्षेत्र में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ भी नहर नहीं पहुँची है, लेकिन वहाँ पर वर्षा, केवल थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। तो ऐसे स्थानों पर जो कृषि होती है या जो फसलें होती हैं, वहाँ बाजरा, मोठ, चना और मूंग आदि फसल उगाई जाती है। लेकिन जो नहरों वाला इलाका है वहाँ पे गेहूँ, गन्ना, कपास, तिलहन, दलहन आदि जो फसलें हैं, जो खाद्यान्न फसलें भी हैं और जो व्यापारिक फसलें भी हैं, वो भी प्रमुखता से उगाई जाने वाली फसलें हैं। और इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ का नाम है जो विशेष रूप से आता है। इसके अलावा जो आर्थिक प्रारूप है, आर्थिक प्रारूप में फसलों के बाद में दूसरा पॉइंट आता है यहाँ का पशुपालन। तो पशु यहाँ की प्रमुख संपदा है। जैसे हमने पहले देखा था कि यहाँ पे पशुचारण बहुत ज़्यादा होता है, लोग पशुपालन यहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो पशु जो है यहाँ एक प्रमुख संपदा माना जाता है, क्योंकि मरुस्थलीय भूमि है और मरुस्थलीय भूमि में हम फसल पर भरोसा नहीं कर सकते, वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसलिए एक आमदनी, निरंतर आमदनी के लिए एक जरिया होना चाहिए लोगों के पास में। तो पशु एक ऐसा जरिया होता है इनके पास में जो एक प्रमुख संपदा के रूप में मानते हैं, ठीक है।
और उन पशुओं के माध्यम से यहाँ का निवासियों का जो जीवन यापन है वो होता है। यहाँ के प्रमुख पशुओं में ऊँट, ऊँट यहाँ का एक प्रमुख पशु माना जाता है, जो राज्य पशु भी है अपना ऊँट। गाय एवं बैलों की यहाँ उत्तम नस्लें पाई जाती हैं और बैलों के लिए नागौर पूरे देश में प्रसिद्ध, नागौरी बैल पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। भेड़ पालन और बकरी पालन भी यहाँ पर प्रमुखता से पाया जाता है, यानी कि ऊँट, गाय, बैल, भेड़, बकरी यहाँ के प्रमुख पशु हैं। आर्थिक बिंदु में राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें आर्थिक बिंदु क्या क्या हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आर्थिक बिंदु में एक अगला पॉइंट है खनिज संपदा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे खनिज संपदा कौन कौन सी पाई जाती है। यहाँ पे अनेक प्रकार की खनिज संपदाएं पाई जाती हैं, जिनमें पहली है जिप्सम। जिप्सम के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं बीकानेर, नागौर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, ठीक है। बीकानेर, नागौर, जोधपुर, चूरू और हनुमानगढ़ में जिप्सम के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। बीकानेर में जायसनगर और लूणकरणथल में भंडार पाए जाते हैं जिप्सम के। दूसरा है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला, तो बीकानेर का पलाना क्षेत्र लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो बीकानेर का जो क्षेत्र है पलाना, जहाँ पर लिग्नाइट प्रमुखता से पाया जाता है। इसके बाद है संगमरमर। संगमरमर मकराना का संगमरमर, पर्वत नागौर का संगमरमर, ये प्रमुख प्रसिद्ध है। टंगस्टन, नागौर का डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। हम यहाँ की खनिज संपदा के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ का जो आर्थिक प्रारूप है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का, उसमें जो खनिज संपदा वाला बिंदु है उसमें हम यहाँ पर पाई जाने वाली प्रमुख खनिजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर चूने का पत्थर भी पाया जाता है। सोजत, गोटन, अटवाड़ा, मूडवा आदि जो क्षेत्र हैं यहाँ पर चूने के जो है पत्थर पाए जाते हैं। डोलोमाइट एक प्रमुख खनिज संपदा है जो सीकर और जोधपुर में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा तांबड़ा, तांबड़ा सीकर में पाया जाता है मुख्य रूप से, और सीकर के मेहबा और बागेश्वर में पाया जाता है। मुल्तानी मिट्टी, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि में मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे तेल, वर्तमान में सबसे प्रमुख बिंदु है यहाँ का तेल व गैस। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर आदि में तेल व गैस के भंडार पाए गए यहाँ पे। तो ये इसका एक प्रमुख आर्थिक प्रारूप में खनिज संपदा वाला टॉपिक होता है। और आर्थिक प्रारूप में जो अगला बिंदु है वो है उद्योग, कि यहाँ पर उद्योग कौन कौन से, यहाँ के जो मुख्य उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं। क्योंकि ये मरुस्थलीय प्रदेश है और मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण ये औद्योगिक दृष्टि से मरुस्थलीय प्रदेश पिछड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल ज़्यादा है और 61% भाग पर, यहाँ के राजस्थान के 61% भाग पर मरुस्थल है। ये पूरा भाग मरुस्थलीय है, इसलिए यहाँ पर उद्योग धंधे बहुत ही पिछड़ी अवस्था में है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लघु और मध्यम उद्योग हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लघु और मध्यम उद्योगों में ऊन उद्योग, कालीन, नमदे, वस्त्रों की छपाई, रंगाई छपाई, जूतियाँ बनाना, कसीदाकारी, नमक उद्योग आदि यहाँ पर प्रमुख उद्योग हैं। तो ये हमारा एक आर्थिक प्रारूप कंप्लीट होता है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का जो आर्थिक स्वरूप कैसा है ना, अर्थ से संबंधित क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है जनसंख्या, कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या का क्या प्रारूप है। तो इस प्रदेश में लगभग राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो जनसंख्या के बारे में ये फैक्ट है कि 40% जनसंख्या हमारे प्रदेश की इसमें निवास करती है। अब बात करेंगे यहाँ पे राजस्थान में टोटल मरुस्थलीय जिले कितने हैं, ठीक है। कई बार ये सवाल डायरेक्ट आता है, सवाल आता है कई बार पेपरों में सवाल ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के मरुस्थलीय जिले कितने हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग राज्य के 12 जिलों को मरुस्थलीय घोषित किया है, यानी कि राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है उसने राजस्थान के 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले घोषित किया है, ठीक है। कितने जिले हैं, टोटल 12 जिले हैं जिनको मरुस्थलीय घोषित किया है। अब इन 12 जिलों को एक बार हम नक्शे के माध्यम से देखते हैं। ये है नंबर 1 जिला, यानी कि ये है आपकी पर्वतमाला। देखो हम इस पर देखें, ये पर्वतमाला है, ठीक है, ये पर्वतमाला है। ये जो है ये पर्वतमाला है आपकी, ठीक है। यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरी पर्वतमाला का विस्तार है।
ठीक है। इस पर्वतमाला के ये जो हिस्से हैं, ये पर्वतमाला है आपकी, है ना। ये अरावली पर्वतमाला, ठीक है। और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जितने भी जिले हैं उनमें से एक जिले को छोड़कर बाकी सारे जिले मरुस्थलीय जिले घोषित किए गए हैं। अब वो एक जिला कौन सा है उस पर हम बाद में बात करेंगे। वो एक जिला कौन सा है जो अरावली के पश्चिम में तो स्थित है लेकिन वो मरुस्थलीय जिलों के अंतर्गत जिसको नहीं गिना जाता है। तो राजस्थान के, अभी हम चर्चा करें राजस्थान के कितने जिले हैं जो मरुस्थलीय जिले घोषित किए गए हैं। तो राजस्थान के टोटल 12 जिले हैं जो मरुस्थलीय जिले घोषित किए गए हैं। इनमें से पहला जिला है गंगानगर, पहला जिला है गंगानगर, ठीक है। पहला जिला कौन सा है? गंगानगर, गंगानगर। दूसरा जिला हनुमानगढ़, तीसरा बीकानेर, चौथा जिला चूरू, पांचवा जैसलमेर, छठा जोधपुर, सातवां नागौर, आठवां सीकर, नौवां झुंझुनू, 10वां जिला बाड़मेर, 12वां जिला जालौर और 11वां जिला आपका पाली। यानी कि टोटल 12 जिले हैं। तो कितने जिले हैं टोटल राजस्थान के? राजस्थान के टोटल 12 जिले हैं जो मरुस्थलीय जिले घोषित किए गए। अब एक सवाल है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है लेकिन वो मरुस्थलीय जिला नहीं है, ठीक है। तो वो जिला है ये वाला, ये जिला है सिरोही, ठीक है। ये जिला है सिरोही जो मरुस्थलीय जिला नहीं है लेकिन अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार भी है यहाँ पे, सबसे ऊंची चोटी भी सिरोही में पाई जाती है लेकिन ये जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में माना जाता है, ये जो जिला है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित माना जाता है। और ये अगर ऐसा सवाल आता है कि वह कौन सा जिला है जो अरावली के पश्चिम में तो स्थित है लेकिन मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा नहीं है, तो वह जिला है आपका सिरोही, ठीक है। तो इस तरीके से ये 12 जिले हैं आपके टोटल, ये आपके 12 जिले हैं। पहला गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, पाली और जालौर। अरावली के पश्चिम में स्थित जिले हैं, यानी टोटल अरावली के पश्चिम में स्थित जिले 12 तो मरुस्थलीय जिले हैं और एक सिरोही है। टोटल जिले जो अरावली के पश्चिम में स्थित हैं वो हैं 13 जिले और मरुस्थलीय जिले हैं टोटल राजस्थान के 12 जिले, ठीक है। इसके बाद में अगला हम चलते हैं थार मरुस्थल। हमारे राजस्थान में जो मरुस्थल पाया जाता है उसको हम थार मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। तो अभी हम चर्चा करेंगे थार के मरुस्थल पे। तो थार के मरुस्थल में देखेंगे विश्व में स्थान, ठीक है। विश्व में स्थान थार के मरुस्थल का क्या है, ठीक है। तो थार के मरुस्थल का जो विश्व में स्थान है वो क्षेत्रफल के आधार पर 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5th प्लेस है। थार के मरुस्थल का 5वां स्थान है। पहला स्थान है विश्व में सहारा मरुस्थल का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल का, तीसरा अरब के मरुस्थल का और चौथा स्थान है विश्व में कालाहारी और नंबर 5 पे आता है आपका थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल नंबर 5, ठीक है। अब अगर हम थार के मरुस्थल को माने कि मान लो थार का मरुस्थल पूरे टोटल 100% है, तो थार का मरुस्थल का विस्तार कहाँ कहाँ पे है। अब हम देखेंगे थार के मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर है। तो थार के मरुस्थल को अगर हम 100% लेके चलते हैं कि माना कि थार का मरुस्थल 100% है, ठीक है। तो थार का मरुस्थल 2 जगहों पे पाया जाता है, एक तो भारत में और एक पाकिस्तान में। इस 100% में से भारत में पाया जाता है थार का मरुस्थल 85% और पाकिस्तान में पाया जाता है 15%, ठीक है। भारत में पाया जाता है 85% और पाकिस्तान में पाया जाता है 15%। अब इस 85% में से थार का मरुस्थल जो भारत में पाया जाता है
वो भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। थार के मरुस्थल का सबसे ज़्यादा विस्तार भारत में, राजस्थान में, और सबसे कम विस्तार हरियाणा में है। राजस्थान में इसका विस्तार है 85% में से 58% राजस्थान में है, 85% में से 6% विस्तार है हरियाणा में है। गुजरात में इसका विस्तार 13% है और पंजाब में 8% विस्तार है। इसके अलावा जो थार का मरुस्थल है उसको ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग माना जाता है। यानी कि जो अफ्रीका में जो मरुस्थल है उसका ही हिस्सा इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको हम देखते हैं एक बार। तो ये है आपका नक्शा, ये आपका उत्तरी अमेरिका वाला दक्षिणी भाग है और ये स्थल संधि के माध्यम से दक्षिणी अमेरिका से मिला हुआ है। ठीक है, तो ये है अमेरिका वाला हिस्सा। ये है आपका अफ्रीका, ये है आपका अफ्रीका। और अफ्रीका का ये जो भाग है, ये जो भाग है अफ्रीका का, ये मरुस्थलीय भाग है। ठीक है, ये टोटल ये जो भाग है अफ्रीका का, ये भाग है, ये पूरा टोटल मरुस्थलीय भाग है। ठीक है, अफ्रीका का ये मरुस्थलीय हिस्सा है। किसी टाइम में ये जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, ये इससे जुड़ा हुआ था, तो यहाँ भी मरुस्थल था। ठीक है, आप अगर मरुस्थल का विस्तार देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र में मरुस्थल का विस्तार है। इस वाले इलाके में पूरे में आपको मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, इसका थोड़ा विस्तार इस जगह पे है, थोड़ा विस्तार इस जगह पे है, थोड़ा विस्तार पाकिस्तान में है इसका इस जगह पे, और उसी का एक हिस्सा ये है। तो ये अफ्रीका में पाए जाने वाला जो मुख्य मरुस्थल है उसका ही एक हिस्सा ये अरब का मरुस्थल है, उसका ही एक हिस्सा पाकिस्तान का मरुस्थल है, और उसका ही एक हिस्सा ये राजस्थान में पाए जाने वाला मरुस्थल है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो अफ्रीका का मरुस्थल है उसका ही ये पूर्वी हिस्सा है। क्या है ये? पूर्वी हिस्सा है, उसका ये पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, इसका ये पूर्वी भाग माना जाता है। ये अफ्रीका में पाए जाने वाला ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल है। यहाँ पे ये अरब का मरुस्थल है। अरब में इस मरुस्थल को कहा जाता है कबीर। पाकिस्तान में इस मरुस्थल को कहा जाता है चेलिस्तान। यानी पाकिस्तान में क्या कहते हैं? पाकिस्तान में हम इसको कहते हैं चेलिस्तान। अरब में इसको हम कहते हैं कबीर। ठीक है, और भारत में इसको कहा जाता है थार का मरुस्थल। इसके बाद में आप देखिए थार के मरुस्थल की कुछ अन्य विशेषताएं। थार के मरुस्थल की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहली विशेषता थार के मरुस्थल की ये है कि विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है ये। थार का मरुस्थल जो है विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल, यानी कि विश्व का ऐसा कोई भी मरुस्थल नहीं है जहाँ पे इतनी ज़्यादा बसावट देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। कहने का अर्थ है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है ये विश्व का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जिस मरुस्थल में पाई जाती है वो है हमारा थार का मरुस्थल। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक जैव विविधता यानी कि विविध प्रकार के जीवों का मिलना। ऐसा कोई भी संसार में मरुस्थल नहीं है जहाँ पर इतने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए इसको सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि मानसून को आकर्षित करने वाला मरुस्थल है ये। ठीक है, ये ऋतु चक्र का निर्धारण करने वाला और मानसून को आकर्षित करने वाला मरुस्थल है। अब मानसून को ये आकर्षित क्यों करता है, इसके कुछ 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि इस मरुस्थल से रेडॉन गैस निकलती है और ये रेडॉन गैस जो होती है वो वर्षा लाने में सहायक होती है और नमी का अवशोषण करती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वर्षा होती है। दूसरा, इस मरुस्थल में न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है जिसके कारण ये मानसून को आकर्षित करता है। अगला पॉइंट ये है विशेषताओं में कि यह पूर्णतः ये जो क्षेत्र है
जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पर बिल्कुल भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। उसको हम कहते हैं वनस्पति रहित क्षेत्र, यानी कि पेड़ पौधे नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर, पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। उसका नाम है समगांव, जो जैसलमेर में पड़ता है। उसका गांव है समगांव नाम का एक गांव है, ये जैसलमेर में पड़ता है, बिल्कुल वनस्पति रहित क्षेत्र है। इसके अलावा राजस्थान का एकमात्र जो जीवाश्म पार्क है वो आकल गांव जैसलमेर में है। ठीक है, आकल गांव जैसलमेर में। यहाँ पर सेवड़ घास पाई जाती है इस मरुस्थलीय इलाके में। और इस सेवड़ घास का जो वैज्ञानिक नाम है वो है लसियूरुस सिडिकुम इसका वैज्ञानिक नाम है। सर्वाधिक वायु अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र है। जिस प्रकार से चंबल नदी अपर्दन करती है, यानी कि मिट्टी को काटती है, तो वो नदी के द्वारा मिट्टी को काटना होता है। इसी प्रकार से वायु के द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है, तो उसको बोलते हैं वायु अपर्दन। तो वायु यानी कि यहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं, उन हवाओं के द्वारा मिट्टी उड़ के एक दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसको हम कहते हैं वायु अपर्दन। तो ये वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक भाग। अब देखो 2 पॉइंट आ गए, विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला और राजस्थान के पक्ष में बात करें तो राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पाया जाता है। यानी कि सवाल आए अपने पास में कि राजस्थान का वह कौन सा भौतिक विभाग है 4 विभागों में जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। और सवाल आया कि विश्व का कौन सा ऐसा मरुस्थलीय भाग है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो वो भी हमारा राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, यह थार का मरुस्थल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जैसलमेर में एक चंदन नलकूप के नाम से एक तालाब पाया जाता है जिसको चंदन नलकूप कहते हैं। उसको हम चंदन नलकूप को थार का गढ़ा भी कहते हैं। यहाँ पे बाटाडू का कुआं जो बाड़मेर में स्थित है, बाटाडू का कुआं है बाड़मेर में, उसको थार का जल महल कहा जाता है, उसको कहा जाता है थार का जल महल। ठीक, थार के मरुस्थल की प्राचीनतम नदी सरस्वती नदी है। और इस सरस्वती नदी की खोज सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले सरस्वती नदी की खोज हुई थी 1896 ईस्वी में C.L. ओलथम के द्वारा। किसके द्वारा? C.L. ओलथम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। वर्तमान में इस नदी के जो अवशेष हैं वो घग्गर नदी के रूप में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। इसके बाद मरुस्थल के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है, राजस्थान में ये जो थार मरुस्थल है, उस थार मरुस्थल को कितने भागों में या यहाँ पर राजस्थान का जो मरुस्थल है वो कितने प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है? तो राजस्थान में मुख्य रूप से 3 प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है। एक को कहते हैं इर्ग, एक को कहते हैं हम्मादा और एक को कहते हैं रैग। ठीक है, और अब ये इर्ग, हम्मादा और रैग ये क्या होते हैं इसको देखते हैं। इर्ग उस मरुस्थल को कहा जाता है जो पूर्णतया रेतीला होता है। ठीक है, केवल वहाँ पर रेत पाई जाती है, केवल रेत पाई जाती है। इस प्रकार से केवल रेत होती है और यहाँ पर केवल रेत होती है, उस वाले भाग को हम कहते हैं, उस प्रकार के रेगिस्तान को हम कहते हैं इर्ग। और राजस्थान में ये जो इर्ग रेगिस्तान है वो राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं उन सीमावर्ती जिलों में इस इर्ग रेगिस्तान का विस्तार देखा जाता है। दूसरा प्रकार राजस्थान में जो पाया जाता है मरुस्थल का वो है हम्मादा। ठीक है, हम्मादा मरुस्थल वो होता है जो पूर्णतया चट्टानी मरुस्थल होता है। ठीक है, यानी कि सूखा प्रदेश होता है लेकिन वहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार का जो मरुस्थल होता है उसको हम कहते हैं हम्मादा। राजस्थान में जोधपुर और जालौर में इस प्रकार का मरुस्थल देखने को मिलता है। तीसरा एक मरुस्थल होता है रैग मरुस्थल। रैग मरुस्थल वो होता है जो मिश्रित मरुस्थल होता है, यानी कि यहाँ पर रेत भी पाई जाती है प्लस वहाँ पर चट्टानें भी पाई जाती हैं। इस प्रकार का जो रेगिस्तान होता है वो होता है मिश्रित रेगिस्तान और उसको हम कहते हैं रैग। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के मरुस्थल हो जाते हैं, इर्ग, हम्मादा और रैग। रैग मरुस्थल बाड़मेर और पाली वाले क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाता है। तो ये होता है आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान का मरुस्थल या राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, जिसके बारे में आज हमने
विस्तार से चर्चा की। ठीक है, तो आज हमने चर्चा की थी राजस्थान के भूगोल पे। ठीक है, और राजस्थान के भूगोल में आज हमने देखा था राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हमने विस्तार से जाना था, और कल हम इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जो प्रमुख उपभाग हैं उन उपभागों के बारे में चर्चा करेंगे। अंत में आप दोस्तों से निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। कमेंट करके बताएं कि किसी चीज़ में कुछ सुधार की बात है तो वो भी बताएं। तीसरा, आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना ना भूलें। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी हम नया वीडियो बनाते हैं या जो भी नया वीडियो हम बनाएं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।